अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड को स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट किया था। और उसमें हमने पहले दो स्टेप्स को एक्सप्लेन किया था अच्छी तरह से। तो अगर आप नए हो तो चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। और पिछले लेक्चर को भी चैनल पे जाके आप देख सकते हो आसानी से। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड पार्ट 2। इसमें हम फर्स्ट से हम पहला और दूसरे को हमने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब सेकंड और थर्ड जो स्टेप्स है उस उनको हम आज के लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में डायग्राम के ज़रिए भी एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ रहिए। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। पहला जो है हमारे पास तो इस लेक्चर में हम हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का अगर हम पहले डिफिनीशन को देख ले तो मैंने लिखा भी है। उस स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि पॉसिबल आंसर टू द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नोन एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस असल में हमारे पास बायोलॉजिस्ट ने किया था। बायोलॉजिस्ट ने पहले रिकॉग्निशन की थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस किए थे। अब क्या करेगा बायोलॉजिस्ट? स्टेप नंबर 3 में हाइपोथेसिस करेगा। हाइपोथेसिस असल में है क्या? ये एक नाम है। असल में बंदे के जहन में यह जाता है कि हाइपोथेसिस, असल में हाइपोथेसिस में बायोलॉजिस्ट क्या करता है। तो हाइपोथेसिस में बायोलॉजिस्ट क्या करता है? बायोलॉजिस्ट ये करता है कि उसके पास क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन, उसने ऑब्जर्वेशन भी की, और प्रॉब्लम की रिकग्निशन भी की। तो थर्ड स्टेप में वो क्या करता है, जिस प्रॉब्लम पे वो काम कर रहा होता है, उस प्रॉब्लम, वो तो एक मसला होता है, उसके लिए ये एक क्वेश्चन होता है, उसको हल करना होता है। तो उस मसले को हल करने के लिए वो अपने ज़हन में क्या करता है, एक आंसर आंसर क्रिएट करता है। वो जो आंसर क्रिएट करता है अपने ज़हन में उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। और वो जो आंसर होता है वो पॉसिबल आंसर होता है, मुमकिन आंसर होता है। ये करेक्ट नहीं होता, ये ट्रू नहीं होता, फुली ट्रू नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होता, वो उसने अपने जहन में बनाया होता है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? पॉसिबल आंसर टू द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हाइपोथेसिस का असल में मकसद ये है, और हाइपोथेसिस में असल में ये करता है बायोलॉजिस्ट जो होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा हाइपोथेसिस। अब बायोलॉजी के हाइपोथेसिस के बारे में और कुछ भी जानते हैं कि हाइपोथेसिस जो होता है वो असल में सिर्फ बायोलॉजिस्ट, अगर आपके जहन में ये आया हो कि हाइपोथेसिस जो होता है वो बायोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए सिर्फ एक हाइपोथेसिस बनाता है। नहीं, इस तरह नहीं होता। हाइपोथेसिस जो होता है, बायोलॉजिस्ट जो होता है वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं बनाता, बल्कि एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा भी बनाता है हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या करता है, हाइपोथेसिस जब बनाता है तो उसके बाद क्या करता है, जब हाइपोथेसिस बन जाता है तो फिर हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ता है, हाइपोथेसिस को और टेस्ट करना पड़ता है कि आया ये जो हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट ने बनाया है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट करते हैं, हर एक को अलहदा अलहदा टेस्ट करते, उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उस हाइपोथेसिस पे। अगर वो ट्रू साबित हो जाए तो वो क्या करता है, वो उस पे आगे जाके वर्क करते हैं, और जो फॉल्स होता है वो तो ख़त्म हो जाता है। तो जितने भी हाइपोथेसिस बनाता है उन पे अलग अलग काम करता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है। और एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले एक और स्टेप आ जाती है। वो स्टेप में बायोलॉजिस्ट क्या करता है,
वो भी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। स्टेप नंबर 3 में, जिसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शंस कहते हैं, वो डिडक्शन बनाता है। स्टेप नंबर 3 में हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से पहले, एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले वो डिडक्शन करते हैं। तो अब आते हैं फॉर्मुलेटिंग अ बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस। इसमें थोड़ा ये भी बताता हो कि बायोलॉजिस्ट जो होता है वो बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि वो हाइपोथेसिस मुख्तलिफ तरह के होते हैं। पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम, असल में हाइपोथेसिस का जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन और पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम होता है, ये तो मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो उनके लिए जो पॉसिबल आंसर बंदा क्रिएट करता है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन अब हम बायोलॉजिकल मेथड की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या कहेंगे कि पॉसिबल आंसर टू द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस वजह से उसमें क्या है, हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस, जो कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हाइपोथेसिस के ज़रिए। अब ये जो बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस है, इसको फार्मूलेट किस तरह करते हैं बायोलॉजिस्ट जो होता है, बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस को फार्मूलेट किस तरह करता है। तो पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बनाता है, ये जो आपको डायग्राम के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं एक पहले ऑब्जर्वेशन बनाता है बायोलॉजिस्ट, उसके बाद तो एक क्वेश्चन आस्क करता है, पूछता है अपने आप से, एक क्वेश्चन क्रिएट करता है। उसके बाद वो कंडक्ट रिसर्च। इस कंडक्ट रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्च का मतलब तो ये है कि वो एक्सपेरिमेंट शुरू करेगा। आपके जहन में यह आया होगा, लेकिन ये इस तरह नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल वर्क इसमें नहीं होता। ये जो पहले इस ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे पहले जिन्होंने काम किया होता है, जिन्होंने काम किया होता है, जिन्होंने रिसर्च किया होता है, उस रिसर्च से बंदा क्या करता है, नॉलेज गेन करता है। इस मसले के रिलेटेड जो नॉलेज होता है, जिन्होंने पहले इस पे काम किया होता है, उससे लेता है ये। तो कंडक्ट रिसर्च का मतलब ये है, वो भी करता है, obtain करता है, और उसके बाद क्या करता है, फुल्ली हाइपोथेसिस को डेवलप करता है। तो इस तरह एक बायोलॉजिस्ट क्या करता है, बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करता है और डेवलप करता है। और उसके बाद तो ये जो टेस्टेबल हाइपोथेसिस का मतलब, ये जो डेवलप करता है आखिर में हाइपोथेसिस, ये टेस्टेबल हाइपोथेसिस होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट करने के काबिल होता है। मतलब इस पे आगे जाके इस पे साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट करता है। आगे जाते हैं डिडक्शंस की तरफ। ये जो डिडक्शंस होते हैं ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस के। मतलब ये है कि ये जो डिडक्शंस साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो होता है, ये हाइपोथेसिस से बनाता है। इसमें क्या होता है, वो उसमें मैंने बताया हाइपोथेसिस में कि हाइपोथेसिस में क्या होता है, साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट पॉसिबल आंसर अपने जहन में बना देता है। वो जो हाइपोथेसिस बना देता है उसका अपने जहन में रिजल्ट बना देता है। ये जो रिजल्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शंस कहते हैं। मैं एग्जांपल भी दूंगा। और डिडक्शंस के लिए क्या होता है, असल में ये जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये है कि इसमें बायोलॉजी फॉर मेकिंग डिडक्शंस बायोलॉजिस्ट टेक्स हाइपोथेसिस इज ट्रू। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, ट्रू लेते हैं, अपने जहन में ट्रू लेते हैं। कि मिसाल के तौर पर एक हाइपोथेसिस है जिन्हों उसने क्रिएट किया होता है, बनाया होता है, तो उसको वो बायोलॉजिस्ट ट्रू लेता है। जब ट्रू लेता है तो वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसमें क्या है, इफ़ एंड देन। इफ़ डिडक्शंस के सेंटेंसेस में क्या होते हैं, इफ़ एंड देन इस्तेमाल होते हैं। तो एग्जांपल भी देता हो कि इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज़ अ बर्ड। अगर सारे परिंदों के विंग्स होते हैं तो पिजन भी बर्ड होगा। ये एक क्या है,
हमारे पास डिडक्शंस है और इसका हाइपोथेसिस क्या होगा। हाइपोथेसिस ये है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो इसका जो डिडक्शन बनाया है ये इस तरह बनाया है। तो ये क्या होते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये जो लास्ट सेंटेंस है इसमें मैंने लिखा भी है कि ये जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। मैंने पहले भी बताया कि ये बायोलॉजिस्ट अपने जहन में हाइपोथेसिस के बेस पे रिजल्ट बनाता है। ये ट्रू नहीं होते, फुली ट्रू नहीं होते, ये उसने अपने जहन में बनाए होते हैं। तो ये डिटेक्शन जो होते हैं आसान अल्फाज में ये क्या होते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं। तो रोल ऑफ डिडक्शंस इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने में डिडक्शंस का क्या रोल है ये भी थोड़ा देखते हैं। डायग्राम के ज़रिए बताता हो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो डिडक्शंस सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या किरदार है डिडक्शंस का। ये तो ये है कि हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन भी मदद देते हैं। और जब एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना हो और बायोलॉजिस्ट ने तो इसमें भी इसका रोल होता है। ये मदद करते हैं एक्सपेरिमेंट की डिज़ाइन करने में। और जो तीसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन। जब एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट कर ले तो उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा एनालिसिस होता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस में भी ये मदद करते हैं डिडक्शंस। तो ये दो हो गए और बाकी जो होते हैं बाकी जो स्टेप्स है उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक हमारे साथ रहिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।